आज मुझे मरे 9 साल होने वाले हैं। मौत से हमेशा डरता था मैं, मरने से नहीं। बस ख्याल ये रहता था कि मौत के बाद कैसा लगता होगा, कहां चले जाते होंगे, क्या करते होंगे, अगला जन्म कब होता होगा। मुझे याद है वो दिन 9 नवंबर 2012, जब मैं दिल्ली में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा था। एक आदमी शराब के नशे में काफी स्पीड में अपनी कार चला रहा था। हालांकि गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं दाएं बाएं बिना देखे सड़क को खाली समझकर पार करने लगा। लेकिन हाईवे के नियम विरुद्ध उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी और मैं नियम अनुसार ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा था। लिहाजा बेचारे को भारी जुर्माना चुकाना पड़ा। खैर, वो सब छोड़ो। मेरी मौत हादसे के तुरंत बाद हो गई थी। मेरे प्राण शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर आ चुके थे। अब मैं सड़क के एक किनारे बैठ गया था। शरीर के पास बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली थी कि मुझे वहां घुटन होने लगी थी। तमाशा देखने वाली भीड़ तो पुलिस का इंतजार कर रही थी कि कब पुलिस आए और आगे क्या करना है बताए। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी लाश को मेरे घर वापस ले जाने की। ऐसा होने पर लोग डर जाते हैं शायद, कहीं उन पर कोई आफत ना आ जाए। मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोल रहा था, कोई मेरे शरीर को मेरे बुजुर्ग माता पिता के पास ले चलो, कोई उन तक खबर पहुंचा दो, मेरा ये शरीर उनकी ही अमानत है। लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं पा रहा था। कम से कम 20 मिनट तक मैं वहीं रुका रहा। फिर मेरा मन नहीं लगा और मैं अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरी मौत की खबर मुझसे पहले मेरे घर तक पहुंच चुकी थी। मम्मी पापा दोनों रो रहे थे और मेरी छोटी बहन, जो हमेशा लड़ती रहती थी, वो लगभग बेहोश हो गई थी। पड़ोस के लोग मेरे घर पर बैठे थे। घर में तरह तरह की बातें हो रही थीं। थोड़ी देर तक सबको रोता देखा तो मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस मेरी लाश को लेकर मेरे घर पहुंच गए। उस वक्त घर के जो हालात थे मैं कैसे बयां करूं, आप खुद जानते ही होंगे। खैर, सब कुछ गमगीन माहौल में निपट गया। धीरे धीरे रिश्तेदार और पड़ोसी भी अपने अपने घर जा चुके थे। घर में जब भी मम्मी को अकेले में रोते हुए देखता तो मेरा भी दिल भर आता था। उनको चुप कराते हुए कहता था, क्यों रो रही हो आप, मैं यहीं तो हूं, आपके पास ही तो हूं, आप खाना खा लो। आखिर किसके लिए भूखा रहती हो आप, क्यों रहती हो, देखो तो सही, मैं आपके सामने ही तो हूं। मेरे इतना कहने के बाद मां चुप हो जाती, मानो मेरी बातें सुन ली हो। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी किस्मत को कोसती। धीरे धीरे वक्त के साथ सब सामान्य हो गया। अब उनको मेरी याद कभी कभी आती है और आंसुओं में बह जाती है। मैं बहुत खुश हूं कि अब वो मेरे लिए रोते नहीं हैं, बस कभी कभी उदास जरूर हो जाते हैं और उनकी उदासी मुझे रुला देती है। खैर, मेरा रोना नहीं देख सकेंगे वो। मुझे अगर मौका मिले तो मैं बस उनसे यही कहूंगा, मुझे याद करके उदास मत हुआ करो। मैं यहां बहुत खुश हूं। अब मुझे यहां रहने के लिए ना खाने की जरूरत है और ना ही पीने के लिए पानी की। और मजे की बात तो यह है कि अब मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। जहां मेरा मन होता है मैं वहीं घूम आता हूं।
अब तो कोई रोक टोक भी नहीं है। आपको तो पता ही है, मुझे बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था। जिद करके घर से पैसे मांगता था और सिनेमा हॉल जाता था। पहले फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती थी और अब तो मैं मुफ्त में ही सारी फिल्में देख लेता हूं। और मम्मी, जब मेरा मन कहीं नहीं लगता तो मैं दूर घूमने निकल जाता हूं। और सुनो, मैं हवाई जहाज में भी कई बार बैठा हूं। कसम से दूर दूर तक घूम आया हूं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। एक बात बताऊं, जैसे अन्य देश हमें सुंदर दिखते हैं, असल में वैसे हैं नहीं। हमारा भारत भी बहुत सुंदर है। हमें जो टीवी में दिखाते हैं ना, फलाना देश ऐसा है, फलाना देश वैसा है। सच बोलूं तो टीवी में उन देशों की बस अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बल्कि उनसे खूबसूरत तो अपना भारत है। इसलिए मैं अपने प्यारे भारत में ही रहता हूं। चलो, ईश्वर की कृपा से अब छोटी बहन की शादी भी हो गई है। बहन की शादी में मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि शादी में कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ कुशलता से हो गया। दुख भी हुआ कि मैं बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाया। सच कहूं तो वो भी मुझे याद करके कई बार रोई थी। चलो, जैसा भी है, जो भी है, आप लोग बस अपना ख्याल रखना। अब आप और पापा अकेले रहते हो, झगड़ा मत किया करो। मां, मैंने सुना था इंसान मरने के बाद नया जन्म लेता है, लेकिन अगले जन्म में बनेगा क्या, वो किसी को पता नहीं होता। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मुझे नया जन्म मिल ही नहीं रहा। यहां मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं जो आज से नहीं, हजारों सालों से मेरी ही तरह घूम रहे हैं। इनका कहना है कि मनुष्य ने अगले जन्म की बस अफवाह फैला रखी है। यहां कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, खुश मिजाज, मजाकिया, हम सब दोस्त बन गए हैं। सच में मैं यहां बहुत खुश हूं। आप लोग भी खुश रहा करो, ठीक है? और हां, एक बात बताना तो भूल ही गया, यहां बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, बिल्कुल अपनी गुड़िया की तरह। ये भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती हैं। भैया, इंसान के रूप में धरती कैसी दिखती है जब लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, बातें कर पाते हैं? कैसा महसूस होता होगा जब मां पूछती है, शाम को क्या खाओगे? कैसा लगता है जब पापा जॉब से आते हैं और अपने नन्हे बच्चों को गोदी में उछालते हैं? कैसा लगता है जब भाई बहन का झगड़ा होता है और फिर वो तड़पते हैं एक दूसरे से बातें करने को? स्कूल के दिन कैसे होते हैं? बताओ ना भैया, प्लीज भैया बताओ ना। लेकिन मैं उनकी इस जिज्ञासा को कभी शांत नहीं कर पाता। एक बार जब मैंने उनसे पूछा, क्या तुमको कुछ याद नहीं, यहां आने से पहले तुम सब कैसे रहते थे अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ? तो उनका जवाब ऐसा था जिसने मेरे सीने को मानो चीर सा दिया हो। उनमें से एक ने भावुक होकर मुझसे कहा, याद तो तब होगा भैया जब कोई लम्हा हमने जिया होता, हमें तो मां की कोख में ही मार दिया गया। हमारी खता बस इतनी थी कि ईश्वर ने हमें लड़कियां बनाया। एक मां की कोख में चंद दिन गुजारे बस इस इंतजार में कि कब हम इस खूबसूरत दुनिया में आएंगे। मगर दुनिया में हमें कोई देखना ही नहीं चाहता था। खैर, छोड़ो ये सब, आप बताओ ना भैया, कैसी दिखती है दुनिया? उस बच्ची का यह जवाब सुनकर मैं बेचैन हो गया हूं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं वो एहसास जो जिंदगी जीने में है। अब मैं उन प्यारी सी बच्चियों के सवालों के जवाब ढूंढने कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहा हूं। सुना है वहां भगवान विष्णु का मुक्ति द्वार है, जहां संसार भर से विद्वान महान आत्माएं भी आती हैं। उनसे मिलूंगा
और उन बच्चियों के सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करूंगा। साथ ही थोड़ा ध्यान लगाऊंगा उन महान आत्माओं के साथ, ताकि जीवन की सच्चाई जान सकूं और कोई प्रश्न मुझे निरुत्तर ना कर सके।